नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कुंभ का उत्सव और उत्साह कल चरम पर होगा। कल तीसरा शाही स्नान है और मुख्य स्नान भी है, अमावस्या का स्नान। लेकिन कुंभ को लेकर के जिन बातों का जिक्र मैं यहाँ करने जा रहा हूँ वह चौंकाने वाला भी है और दुखी करने वाला भी और सचेत करने वाला भी। गंगा, सरस्वती और यमुना, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीन नदियों के संगम पर लगने वाला जो महाकुंभ जो है वो भारत के सॉफ्ट पावर, सौम्य शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है और इसके माध्यम से संपूर्ण विश्व के लोग इसकी चर्चा करते हैं, खींच करके आते हैं। इस प्रकार का आयोजन कब शुरू हुआ, इसके बारे में कई प्रकार की बातें होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह सतयुग से पहले शुरू हो चुका था, जब से इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ और जब से समाज संचालन के लिए जो नियम बने उनके बारे में जब विचार विमर्श किया जाने लगा तो यह जो है कुंभ लगने लगा और इसका जो है ज्योतिषीय पक्ष भी है। वैसे कहा जाता है कि महाकुंभ का जो अवसर होता है वह अत्यंत दुर्लभ होता है और लगभग 1.5 शताब्दी बाद, मतलब 144 वर्षों बाद यह अवसर आता है, जब बृहस्पति के सानिध्य में सूर्य और चंद्रमा मकरगत होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस अवसर पर यह महाकुंभ होता है। लेकिन महाकुंभ के माध्यम से भारत की जो छवि देश विदेश में सभी जगह बनती है, भारत के लोग भी अपने जो संस्कृति पर अभिमान करते हैं, उसके बारे में उसे कुत्सित करना और उसकी छवि बिगाड़ने का एक सुनियोजित प्रयास यहाँ हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पर लगातार कई ऐसे वीडियो चलाए जा रहे हैं जिससे दिखाई पड़ रहा है कि हमारे यहाँ के जितने जो साधु संत महंत हैं वो अराजक हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, नशा पान करते हैं, गांजा जैसे चीज लेते हैं और इस प्रकार का वीडियो कई इसका भरमार है। दूसरी बात यह है कि ये जो एक अनुमान के अनुसार लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोग, कहीं कहीं लोग कह रहे हैं 45 करोड़ लोग इस एक माह के चलने वाले जो आयोजन है, धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, उसमें शामिल होंगे। इस दृष्टि से यह एक बहुत बड़े बाजार को आकर्षित करता है। 45 करोड़ से अधिक, 45 करोड़ लोग जो आएंगे तो भोजन करेंगे, कुछ खर्च भी करेंगे। तो जो वैश्विक शक्तियां हैं, जो बाजारवाद की वैश्विक शक्तियां हैं, वह भी यहाँ सक्रिय हैं और विभिन्न रूपों में सक्रिय हैं। वह हमारे साधु संतों के रूप में भी सक्रिय हैं और इस अवसर का लाभ उठाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि भारत के इसके माध्यम से जो सॉफ्ट पावर, जो सौम्य शक्ति है, जो ज्ञान परंपरा है, उसकी भी ब्रांडिंग होती है। लोग देश विदेश से आते हैं और आकर के यहाँ निवास करते हैं और इस प्रकार से भारत की एक छवि विदेशों में बनती है। तो इसको लेकर के भी कई प्रकार की बातें हो रही हैं। पिछले दिनों में एक छोटे तौर पर एक अध्ययन कर रहा था, छोटे लघु शोध के माध्यम से। तो पहली बात यह दिखाई पड़ी कि भारत के ही कुछ जो जाने माने पत्रकार हैं, उनके माध्यम से यह अविश्वास फैलाया जा रहा था कि कुंभ के अवसर पर करोड़ों लोग एकत्रित नहीं होंगे। मुश्किल से एक माह का जो अभियान है, एक माह का जो उत्सव है, इसमें 10 करोड़ लोग उपस्थित हो सकते हैं। और पूरे तौर से इस प्रकार के जो दावे हैं या इस प्रकार के जो अनुमान है या सैटेलाइट के माध्यम से जो लिया गया एक डाटा है, आंकड़ा है, उसको दरकिनार करते हुए एक पक्ष यह भी है कि यहाँ इसमें बहुत सारे लोगों की रुचि नहीं हुई। दूसरी बात है क्या कि जब करोड़ों लोग एकत्रित हो रहे हैं तो यातायात को लेकर के भी कई समस्याएं होती हैं और समस्याओं को लेकर के भी एक वर्ग गया है जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में भ्रम फैला रहा है कि वहां जाने का मतलब है बीमार पड़ जाना, समस्या से ग्रस्त होना और संकट में पड़ना। जबकि बात ऐसी नहीं है। भीड़ है लेकिन लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह एक अनुपम उदाहरण है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन इसे भीड़ नहीं कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं
एक विश्वास, एक आस्था, एक ज्ञान परंपरा से मिलने जुलने देखने की एक जो परंपरा है, उसके तहत लोग वहां जा रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। लौट करके आते हैं तो अपने प्रियजनों से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं, प्रसाद देते हैं, वहाँ जो उनका अनुभव है उसको शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो इस पक्ष को गौण करते हुए और लोगों को यह बताना कि वहाँ जाने से क्या लाभ होगा, वहाँ जाने से कोई पढ़ लिख लेगा या क्या होगा, आपका जीवन सुधरेगा। तो बात यह है कि जीवन सुधारने के लिए जिस प्रकार के मनोवृत्ति चाहिए, जिस प्रकार के सद्गुण चाहिए, वो वहाँ मिल रहे हैं। एक दूसरे के सहयोग करना और इसको सहयोग करना और आंतरिक जो विशेषताएं हैं, जो आत्मिक गुण है, जिसके माध्यम से जिस गुणों को ग्रहण करने के बाद कोई भी व्यक्ति विकास के क्षेत्र में अपना स्थान बना सकता है, बल्कि अपने अंदर की जो कार्य क्षमता है उसको और विकसित कर सकता है, तो उससे वंचित करने का भी एक प्रयास चल रहा है। इसके बारे में एक भ्रम फैलाने की भी बातें हो रही है। यह बहुत गंभीर बात है। मतलब यह कि भारत की जो शक्ति है, उसको वीकनेस, उसको क्या कहते हैं, उसकी कमजोरी के रूप में प्रचारित करने का एक प्रयास चल रहा है, ताकि भारत के लोग इसको लेकर के एक प्रकार का एक आख्यान यहाँ प्रसिद्ध हो जाए, एक यहाँ के लोगों के मनोवृत्ति में एक डर फैल जाए कि संगम पर जाने पर, महाकुंभ में जाने पर उनका जो है उनको क्षति होने वाला है। तो इस प्रकार की भी बातें हो रही हैं। और जहाँ तक बात है कि संगम पर जो त्रिवेणी जो है, प्रयागराज, जिसको तीर्थराज प्रयाग कहते हैं, उसका नाम भी कभी बदल दिया गया था, बदल करके उसे इलाहाबाद कर दिया गया था। लेकिन बाद में जो प्रकृति के हिसाब से जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, तो राजनीतिक परिवर्तन के बाद प्रयागराज का जो नाम है, पुराना नाम फिर से स्थापित हुआ। नाम से बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, नाम बदलने से बहुत कुछ होता है। प्रयागराज कहने से हजारों वर्ष पुरानी परंपरा की स्मृति आती है और उससे लोग भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में हमें अपने ऋषियों के द्वारा दिए गए ज्ञान परंपरा का स्मरण होता है। और जब स्मरण होता है तो हमारे अंदर की मनोवृत्ति भी बदलती है और इस प्रकार से हम फिर से उठ खड़ा होते हैं। जीवन में उत्थान और पतन होता है, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता, क्षणिक जीत या हार का। इस प्रकार का संदेश वहां लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, अनुभव करते हैं प्रयागराज में और महाकुंभ के अवसर पर। तो ये के माध्यम से जो वहां जो ज्ञान संगम होता है, बृहत विशाल विराट ज्ञान संगम होता है, वो हमारी जो भारत की जो संस्कृति है उसकी धरोहर है। और वही ज्ञान संगम को के आधार पर जो खड़ी होनी संस्कृति है, उसके माध्यम से हमें फिर से खड़ा होने का एक बल मिलता है, आत्मबल मिलता है। प्रयागराज की बहुत सारी बातें गौण हो गई हैं। जैसे कहा जाता है कि वहाँ सरस्वती नदी थी ही नहीं, इस प्रकार का नैरेटिव फैलाया गया कि सरस्वती कभी थी ही नहीं, एक कपोल कल्पना है। लेकिन जब विज्ञान के आधार पर ऊपर से नासा के वैज्ञानिकों ने भूगर्भ में देखा तो एक जल का स्रोत अभी भी चल रहा है। इसका मतलब है कि सरस्वती नदी के किनारे ऋषियों का आश्रम हुआ करता था, ज्ञान का एक संगम होता था। वहाँ ज्ञानी लोग थे और जो विश्वविद्यालय जो कहते हैं, तो विश्वविद्यालय की परंपरा वहाँ थी। तो ऐसे ज्ञानियों के माध्यम से भारत की संस्कृति जागृत रही है और कुंभ जैसे अवसर पर भारत की संस्कृति भी जागृत हुई है। तो इस अवसर पर कुंभ को बदनाम करने या इसके छवि को बिगाड़ने, तोड़ने मरोड़ने का जो भी प्रयास हो रहा है, चाहे देश के अंदर से या विदेश से, इससे हमें सावधान रहना है। और हमारा कुंभ जो है दुर्लभ है। इस प्रकार का संगम, इस प्रकार का विराट ज्ञान संगम विश्व में अत्यंत कहीं अन्य जगहों पर कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमें इसको लेकर के सजग भी रहना है और जुड़ना भी है। हम सभी चले संगम महाकुंभ में और जा करके वहाँ ज्ञानियों का दर्शन करें, अवगाहन करें। फिर से कल के जो अमावस्या तिथि का जो स्नान है उसको लेकर के आज से ही शुभकामना और नमस्कार। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। नमस्कार।